हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। तो इससे पहले हम थोड़ा सा उसको रिव्यू करेंगे और जो उसका स्मॉलर पोर्शन बचता है हमारे पास उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ रहे थे हम। क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो टाइप्स ऑफ सपोर्ट में आपने पढ़ा था कि या तो इंटरनल सपोर्ट होती है, इंटरनल, और एक होते हैं आपके पास एक्सटर्नल। इंटरनल सपोर्ट में आपने पढ़ा था कि इंटरनल सपोर्ट कौन सी होगी? फर्स्ट होगी एक्सियल फोर्स। इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। एक्सियल फोर्स होगी या तो किसी भी मेंबर है हमारे पास, लेट अस सपोज, मैं इसको साफ साफ में एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट अस सपोज कि मेरे पास एक्सियल फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी मेंबर है, क्या कोई भी ये एक मेंबर है, मैंने सिर्फ इसको शो करने के लिए ऐसे गैप में शो कर दिया। तो एक्सियली जो भी हमारे पास मेंबर है उसकी जो एक्सिस है उस पर कितनी फोर्स लग रही है इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, उसे क्या बोलेंगे? एक्सियल फोर्स। क्लियर? सेकंड वन इज बेंडिंग। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, बेंडिंग। तो बेंडिंग कब होगी? अगर हमारे पास कोई भी मेंबर है, इस पे लोड आ रहा है, उसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी या बेंडिंग होगी। क्लियर? थर्ड वन इज शेयर फोर्स। शेयर फोर्स, तो शेयर फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि शेयर फोर्स कैसे होगी कि लेट अस सपोज कि मेरे पास कोई भी ये मेंबर है, इसके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में फोर्सेस लग रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे शेयर प्रोड्यूस हो रही है, वो होगी हमारी शेयर फोर्स। तो उसके बाद फोर्थ पढ़ा था हमने इंटरनल फोर्स कौन सी थी? ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब एक मतलब हमारे पास कोई भी मेंबर है, ठीक है, मैंने स्टॉक की आपको एग्जांपल दी थी, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक एंड से ट्विस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो होगी मेरी ट्विस्टिंग फोर्स। लाइक मेरे पास क्या है, ये कोई भी मेंबर है, इसके अंदर की डायरेक्शन में और यहाँ पे बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब इसके अंदर की डायरेक्शन में देखिए, बाहर की डायरेक्शन में, तो इसके अंदर की डायरेक्शन में और यहाँ पे बाहर की डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मेंबर को ट्विस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी होंगी हमारे पास? एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी हमारे पास, सॉरी एक्सटर्नल लोड कौन कौन सा होगा हमारे पास? एक्सटर्नल सपोर्ट जो होगी हमारे पास, हिंज सपोर्ट होगी, HINGED। ठीक है, हिंज होगी। सेकंड वन होगी रोलर सपोर्ट। ठीक है, थर्ड होगी हमारे पास नाइफ एज सपोर्ट। ठीक है, और लास्ट वन होगी हमारे पास फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, फिक्स्ड सपोर्ट। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं हिंज सपोर्ट की। हिंज सपोर्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कुछ इस तरह से, इस तरह से रिप्रेजेंट। यहाँ पे भी इस तरह का साइन मिलेगा, इट मींस कौन सी है? ट्रायंगल के नीचे ये फिक्स का साइन होगा, तो वो रिप्रेजेंट करेगी हिंज सपोर्ट। और जो सेकंड मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, हिंज सपोर्ट कैसे होती है कि कुछ बुक्स में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया। आई थिंक इस तरह से रिप्रेजेंट करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से क्लैरिटी ज्यादा होती है। कैसे होती है मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ साइन ज्यादा कर लो। यहाँ पे भी रोलर सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, रोलर नाम से पता चल रहा है कि सपोर्ट क्या है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। तो इसे भी दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक तो जो हिंज सपोर्ट जो मैंने बना दी, उसके जहाँ पे क्या है, रोलर, और नीचे यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है। जहाँ भी हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड है नाइफ एज। नाइफ एज क्या होती है? सिंपल डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में एरो को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो क्या है? नाइफ सपोर्ट। वे कैसे होती है बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ साइन के बारे में बता रहा हूँ कि साइन इसमें कैसे यूज होगी। अब मैं बात करूंगा फिक्स फोर्स की। तो फिक्स फोर्स किस काम की होगी? लाइक दिस। और
इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट की होगी जो फिक्स फोर्स होगी। ठीक है, तो देखो इंटरनल फोर्सेस होगी, इंटरनल फोर्स होगी आपकी एक्सियल फोर्स, बेंडिंग फोर्स, शियर फोर्स, ट्विस्टिंग फोर्स। एक्सटर्नल सपोर्ट भी बोल सकते हो, एक्सियल सपोर्ट बोल सकते हो, बेंडिंग सपोर्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो सपोर्ट क्या होती है, सपोर्ट क्या चीज होता है कि कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसकी रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, लाइक हमारे पास मैंने एग्जांपल दी थी आपके पास, मेरे पास क्या है, कोई भी बीम है। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी बीम है, वेदर इट इज रीइंफोर्स्ड और आरसीसी, वो लगकर ले लेना है। तो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। अब सपोर्ट क्या चीज है यहाँ पे कि जो इस पे जो मेंबर है इस पे ऊपर क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड अप्लाई कर रहा है। ठीक है, द लोड इज अप्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, देन दिस सपोर्ट, then this vertical members at the one end of beam support the load, support the load, उसे क्या बोलेंगे, support होगी। then we are talking about the hinge support। तो देखो ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है। तो hinge support, hinge support, as we know that it is represented by this way and another way is, मैंने बोला कि I think this represent is perfect। Let we have any member like beam, we have any member, let here we have member is beam। Okay, then this is hinge support। This represent hinge। Okay, तो मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि जो हिंज सपोर्ट होती है, ठीक है, लेट वी हैव टेक द एग्जांपल ऑफ दिस टॉक, लेट वी हैव हिंज सपोर्ट। तो ये क्या करेगी, हिंज सपोर्ट जो मेंबर है आपका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हिंज सपोर्ट में दोनों डायरेक्शन में मूव हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको ये बना देता हूँ इसकी एक्स एक्सिस, दिस रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, दिस रिप्रेजेंट जेड एक्सिस। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन and perpendicular of this both axes is z direction। ठीक है, that it is represented by this। Then here we can see that the support and beam can be moved in upward and downward direction, not in z direction। Clear? The force in x axis is equal to 0। क्यों 0 है? क्योंकि जो आपका बीम है वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर सकता। क्योंकि देखो आपका जो बीम है वो इस तरह से है कुछ, ठीक है, वो सिर्फ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकता। Therefore, forces in x direction, that is Fx, is equal to 0। Clear? Now, the second one is forces in y direction। Forces in y direction. Forces in, as we know that if the beam is hinged like this, then it cannot be moving upward direction. It can be only rotate about rotate about this point in that way। Clear? But not move नहीं करेगा सिर्फ। तो forces in y direction is equal to 0। देखो, तो अब देखो हमने सपोर्ट क्या बोला कि जो भी लोड को सपोर्ट कर रहा है, बट एक्सटर्नल लोड को सपोर्ट कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो ही इक्वेशन यूज हो रही है, दैट इज एफ एक्स एंड वाई एक्सिस। सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है, जेड एक्सिस की यहाँ पे बात नहीं होती। ठीक है,
देन the number of reaction is equal to number of restricted. नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि कितनी नंबर ऑफ रिएक्शंस होगी किसी भी स्पोर्ट पे। यहाँ पे बात करें जितने भी नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड हो गए, रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि जितनी डायरेक्शन में वो क्या करेगा, रोकेगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ दो ही डायरेक्शन में फोर्सेस जीरो हो रही है, मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, Fx इज इक्वल टू 0। तो रिस्ट्रिक्शन किस में है, एक तो x एक्सिस की डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्शन है, द सेकंड वन इज y डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्शन है। देन नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी आ जाएगी, देन नंबर ऑफ रिएक्शन बिकम 2। क्लियर? ओके, लेट वी आर टॉकिंग अबाउट द रोलर स्पोर्ट। ठीक है, दिस इज अवर हिंज स्पोर्ट एंड द सेकंड स्पोर्ट इज रोलर स्पोर्ट। As you know that it is represented by this and also this, also represent the hinge. As you know that this is the beam. Now number of reactions, as you know that number of reaction is equal to number of restricted. The number of restriction, इस केस में देखो क्या हो रहा था कि जो हमारा बीम था वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा था, दैट्स व्हाई फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। y डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा था तो देन Fy इज इक्वल टू 0। अब देखो अपर डायरेक्शन में तो अब भी नहीं ये मूव कर सकता, देन Fy इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन आ गई, मतलब अभी इसका क्या हो चुका है, फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ चुकी है। अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसमें क्या था, यहाँ पे रोलर सपोर्ट नहीं थी, दैट्स व्हाई ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे रोलर सपोर्ट आ गई, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देन जो फोर्सेस इन Fx वो इक्वल टू 0 नहीं होगी। ठीक है, देन हियर we have only vertical reaction, then number of reaction is equal to 0 in case of roller spin। अब आपने याद रखना है कि यहां भी आपको हिंज स्पोर्ट मिलेगी, इट मींस वहां पे एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी है, 2। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि मैंने समझा दिया, अब याद रखना आपकी जिम्मेवारी है। तो देखो, तो हिंज स्पोर्ट है, उस केस में नंबर ऑफ रिएक्शन सिर्फ 2 होगी। ठीक है, यहाँ पे भी रोलर स्पोर्ट है, वहां पे नंबर ऑफ रिएक्शन 1 होगी। ठीक है, लेट वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्पोर्ट व्हिच इज फिक्स्ड स्पोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट। एज यू नो दैट जो फिक्स्ड स्पोर्ट है is represented by like this। okay, then it is similar to hinge sport except that इसमें क्या है, जो वर्टिकल जो इसमें क्या हो रही थी, मूवमेंट हो रही थी हमारे बीम में, वर्टिकल मूवमेंट हो रही थी, वो भी 0 हो गई। ठीक है, देखो रिस्ट्रिक्शन इस डायरेक्शन में नहीं था, रिस्ट्रिक्शन मूव हो रही थी, इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया। और कंसीडर सिर्फ उसको करना है जो मूव नहीं हो रही है किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो किसी भी बीम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस होती है। फर्स्ट इज सम ऑफ वर्टिकल एक्शन इज इक्वल टू 0, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्शन इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन हियर वी हैव 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। फर्स्ट इज
sum of forces in x direction is equal to 0, sum of forces in y direction is equal to 0, ठीक है, y direction, and the third one is forces in z direction is equal to 0. That x axis represent horizontal, ठीक है, then sum of horizontal forces is equal to 0. It means sum of horizontal forces is equal to 0. And the second one is sum of forces in vertical direction, V represent vertical direction, is equal to 0. The third one is z direction, means sum of movement. Z direction में क्या होगा, movement होगी, जो rotation होगी, is equal to 0. Therefore we have three equations to represent the any beam, which represent any beam. Okay, then let we are talking about the fixed chord. Then अब देखो, ये जो बीम है इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, नहीं कर सकता. देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि फोर्सेस इन z डायरेक्शन इज इक्वल टू 0. क्लियर है? देन द सेकंड वन इज वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, वो अपनी जगह पे प्लेस रहेगा. देन फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0. एंड द थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0. मतलब एफ वाई यहाँ पे भी 0 है, मूव नहीं कर पाएगा. हाँ ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्स एक्सिस में भी 0, एंड जो थर्ड जेड डायरेक्शन है, ठीक है, तो वहां पे भी 0. देयरफॉर नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, द नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन इज इक्वल टू 3, क्योंकि तीनों ही डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है. एज वी नो दैट नंबर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन. क्लियर है? देयरफॉर रिस्ट्रिक्शन इन एक्स एक्सिस, वाई डायरेक्शंस एंड डायरेक्शन, एंड एज वेल एज इन जेड डायरेक्शन. This is our three sport: hinge sport, roller sport, and the third one is fixed sport. That we are talking about the last sport, which is knife edge sport. Then the last sport is knife edge represent forces is applied only in one direction, whether it is in downward direction or in upward direction. क्लियर है कि या तो किसी भी बीम में जो फोर्सेस लग रही है वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी या फिर सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होगी. ऐसे नहीं होगा कि उस केस में कि डाउनवर्ड भी लग रही है फोर्स और अपवर्ड भी लग रही है. क्लियर है? तो उस तरह की स्पोर्ट नाइफ एज स्पोर्ट, इट इज नाइफ एज स्पोर्ट. ठीक है, इट ओनली मीन whether it is in downward direction or in upward direction. Clear? This is all about the sport, that is internal and external sport. So let's move further. Your next topic is shear force and bending moment. Shear force and bending moment. सबसे पहले बात करेंगे कि लोड कौन कौन से होते हैं. ठीक है,
We have three types of load. First is point load. Point load. Second one is uniformly distributed load. Uniformly distributed load, इसे क्या बोलते हैं, UDL भी बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. थर्ड वन इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. यूनिफॉर्मली वेरिंग, यूनिफॉर्मली वेरिंग. ठीक है. That we have three types of load. UVL represent uniformly varying load. तो सबसे पहले फर्स्ट कौन सा हमारे पास, पॉइंट लोड. अब देखो पॉइंट लोड क्या होता है कि लेट अस सपोज हमारे पास क्या है, कोई भी बीम है. ठीक है. इट इज अवर बीम हैविंग लेंथ L. Be a beam and length. Let me apply load P, and this is the load. This is a form of point load. How? कि जो लोड है वो किसी भी मेंबर पे या बीम पे क्या आ रहा है, सिर्फ एक पॉइंट की फॉर्म में आ रहा है सिर्फ. ठीक है. लाइक दिस कि ये क्या है, मेरे पास एक बीम है तो एक पॉइंट को दबाएगा सिर्फ, ये पूरे के पूरे बीम पे नहीं चलेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे अप्लाई होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉइंट लोड. एंड इन केस ऑफ यूडीएल, सेकंड एग्जांपल कर लेंगे यूडीएल. तो यूडीएल किस फॉर्म में होगा कि मेरे पास क्या है, कोई भी ये बीम है, बीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. जो लोड है वो कैसे आ रहा है, यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे जो बीम है उसके ऊपर आ रहा है. ठीक है. देन जो लोड है वो ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. ठीक है. दिस इज अ W. क्वेश्चन आपको जब भी आएगा वो कैसे आएगा कि W न्यूटन पर मीटर, इस फॉर्म में ही आएगा आपको. ठीक है. लेट L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बीम. क्लियर. तो देखो जो लोड आ रहा है पर मीटर पे कितना आ रहा है, W न्यूटन. W की कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी, 2, 3, 4, 10, तो कुछ भी हो सकती है. अब हमारे पास क्या आ गया कि ये जो लोड है वो किस फॉर्म में है, न्यूटन पर मीटर की फॉर्म में है. मतलब जो बीम मान लो मेरे पास कितना है, 10 मीटर है, 10 मीटर बीम है. तो पर्टिकुलर जो 1 मीटर तक जितनी लेंथ है उसको रिप्रेजेंट किया है कि उस लेंथ पे कितना लोड आ रहा है. मान लो इट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. ठीक है. तो मैं एग्जांपल मान के चलूंगा कि लोड कितना आ रहा है, जो W है, स्मॉल w मैं मान के चल रहा हूँ, वो कितना है 10 न्यूटन पर मीटर. क्लियर. देन L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्पैन. लेट वी हैव लेंथ 5 मीटर. ठीक है. as unit should be same. ठीक है. मीटर एंड मीटर. if this value is mm, then convert first into meter. then जो total load आएगा, total load कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें. ऑब्वियसली देखो 1 मीटर के लिए मुझे पता है, अब मुझे 5 मीटर के लिए पता करना है, तो क्या करूंगा मैं, 1 मीटर पे जितना है उसको 5 से उसकी पूरी की पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा. मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल लोड आ जाएगा. एंड टोटल लोड भी कहूं 10 into 5, इट इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर. दिस इज द. तो यहां से हमें पता चल रहा है कि टोटल लोड कैसे आ रहा है कि जितना भी लोडिंग एरिया है, जो ये वाला लोडिंग एरिया है, उसका एरिया क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल लोड. कैसे, देखो कि जो लोड अप्लाई हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन, वो क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल w से.
और उसको मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है कि टोटल लोड उस बीम पे कितना आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है। तो देखो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो दिस इज द लेंथ। अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल है ऐसे इस फॉर्म में, तो अगर मैंने इसका एरिया निकालना है, दैट द लेंथ इज एल एंड वर्टिकल डायरेक्शन जो इसकी है डब्ल्यू है, तो इसका एरिया कैसे निकालता हूं मैं, डब्ल्यू इंटू एल कर दूंगा। तो वही जो किया है हमने, डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल। तो मैं यहाँ से ये कंक्लूजन निकालता हूँ कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द टोटल लोड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ लोडेड डायग्राम। के लोडेड डायग्राम है ना, तो एरिया ऑफ लोडेड डायग्राम हो जाएगा मेरे पास, टोटल लोड हो जाएगा। और इसकी जो इसको अगर मैंने ये निकाला है कि ये एक्ट कहाँ पे कर रहा है, बीम पे, ठीक है। तो सिंपल है, रेक्टेंगल का कहाँ पे एक्ट करेगा, रेक्टेंगल है हमारे पास, इसकी जो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है किसी चीज की, कि जहाँ पे जो टोटल लोड है किसी भी बॉडी का, ठीक है, वो क्या हो रहा है वहाँ पे उसी पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि मेरे पास कोई भी रेक्टेंगल है, लेट मी हैव अ रेक्टेंगल, देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सीजी है वो कहाँ पे लाई करेगी, बिल्कुल यहाँ पे W/2 पे, बिल्कुल हाफ पे लाई करती है। अगर इस सेक्शन में बात करूं तो कहाँ पे लाई करेगी, L/2 पे लाई करेगी, ठीक है। तो टोटल लोड है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, बिल्कुल सेंटर में एक्ट करेगा। मींस कहाँ पे एक्ट करेगा, L/2 पे, ऑब्वियसली दिस इज L/2। टोटल लेंथ इसकी L है, यहाँ का क्या आ जाएगा हाफ, जैसे मैंने बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे मिलेगी, रेक्टेंगल के केस में बिल्कुल हाफ में मिलेगी, देन यहाँ पे जो लोड है वो आपको मिलेगा, ठीक है। लेट वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन इज दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। इट इज सिमिलर टू, अगर ये वाला कंसेप्ट आपको पता चल गया कि टोटल लोड कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करें, इजीली यूबीएल को भी सॉल्व कर पाओगे। अब यूबीएल के लिए देखो, यूबीएल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, बाकी जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या किया है। तो लेट वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, दिस इज यूबीएल। As you know that load is always in vertical direction, तो vertical direction को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि जो लोड है वो बीम पे क्या आ रहा है, लेट बी आर बीम हैविंग लेंथ यूबीएल में यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है कि ये मतलब अप एंड डाउन में लोड मतलब इस पॉइंट पे कम हो रहा है, यूनिफॉर्मली, ठीक है। यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है लोड। तो ये क्या होगा, एग्जांपल ऑफ यू बी, ठीक है। लेट सिमिलरली करेंगे कि लेट मेरे पास कितना है, W किलोमीटर मेरे न्यूटन पर मीटर मेरे पास यहाँ पे क्या है, लोड है, ठीक है। अब देखो सिमिलर केस बन गया, इस केस में टोटल लोड, टोटल लोड निकालने के लिए हमने क्या किया था कि जो रेक्टेंगल बन रही थी हमारे पास, लोडेड एरिया बन रहा था, उसका क्या किया मैंने, एरिया निकाला है। सिमिलरली इस केस में भी क्या करूंगा मैं, जो ट्रायंगल है मेरे पास इसका एरिया निकालूंगा तो मेरे पास टोटल लोड आ जाएगा। देन टोटल लोड और टोटल वेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/2 इनटू ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी इसकी L, हाइट कितनी है W। दिस इज द केस ऑफ यूबीएल। अब देखो इसकी सीजी कहाँ लाई करेगी, मतलब इस केस में रेक्टेंगल के केस में तो क्या होता है, जो सीजी होती है बिल्कुल सेंटर पे लाई करती है, ठीक है। अब अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूँ तो वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी लेंथ है उसका हाफ, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन की बात करूँ, लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में क्या होगा, जितनी लेंथ है उसका हाफ। लेकिन इस केस में क्या है, ये हमारे पास ट्रायंगल है इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा,
एल एंड डब्ल्यू, मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसकी सीजी है जो, तो वो कैसे लाई करती है कि जिस तरफ वर्टिकल फेस है, ट्रायंगल का वर्टिकल फेस है, उस तरफ लेंथ होती है हमेशा L/3। ठीक है, तो बाकी टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास L, तो ये कितनी बच जाएगी, अगर मैं कर दूं L माइनस L/3 कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा 2L/3। तो यहाँ पे ये लेंथ कितनी आ जाएगी 2L/3। दिस इज ऑल अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ लाई करेगी, इस पॉइंट पे लाई करेगी। मतलब टोटल लोड इसका कहाँ पे कंसंट्रेट होगा, सेंटर पे नहीं होगा। जैसे इस केस में क्या कितना कहाँ पे हो रहा था L/2 पे हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है सेंटर पे नहीं हो रहा है, सेंटर के थोड़ा उस साइड हो रहा है, जिस तरफ क्या है एरिया ऑफ लोडेड क्या है ज्यादा है। कितना हो रहा है, इट इज 2L/, ठीक है। इसका वर्टिकल फेस है उसके पास होना है, और जो वर्टिकल फेस नहीं है पॉइंट का वाला केस है, स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे लोडिंग की, उस डायरेक्शन से फार अवे सीजी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज का थोड़ा टॉपिक, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि सपोर्ट कौन कौन सी होती है। रोलर सपोर्ट होती है, हिंज सपोर्ट होती है, ठीक है, और फिक्स सपोर्ट होती है, नाइफ एज सपोर्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि लोड किस किस टाइप के होते हैं। तो पॉइंट लोड होता है, यूडीएल होता है, थर्ड वन इज यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के बारे में बताएंगे। अगर इस लेक्चर में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है, या मुझे कॉल कर सकता है, तो उसका सलूशन मैं जल्द से जल्द आपके लिए लाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।